हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कल आर्ट्स क्लास में। शिक्षा शास्त्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के जरिए सॉल्व करने वाले हैं। अच्छी तरीके से आपको याद करवा देंगे। याद करने की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, बस इसको आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने उन प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किया है जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और फास्ट रिवीजन करेंगे, कम समय में पूरा अच्छे से पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो उसमें देखिए, प्रश्न संख्या 1 जो है इसमें 5 खंड रहेंगे, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न होगा। और फिर प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें उत्तर निश्चित होता है, 10 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। वहीं बात करें प्रश्न संख्या 7 से लेकर 12 तक अति लघु उत्तरीय इसमें प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना होता है। वहीं बात करें 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें से प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। वहीं बात करें 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 250 शब्दों में उसका उत्तर लिखना होगा। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से, जिसमें 1 नंबर आपको मिलेगा। 4 विकल्प दिए रहते हैं, उसमें से केवल आपको सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जिसमें जो का है, का में बात करिए तो देखिए, इसमें निम्न से कौन जन्मजात प्रेरक है? प्रेरक नहीं है। ठीक है, प्रेरक नहीं है पूछा है। जन्मजात प्रेरक का मतलब ये होता कि जैसे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे में भूख भी लगती है, क्रोध भी आता है। ठीक है, और इसके बाद बात करें यहाँ पे प्यास भी लगती है। लेकिन प्रशंसा की बात करें तो प्रशंसा जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, प्रशंसा नहीं होती, तो उसमें राइट आंसर प्रशंसा हो जाएगा। ठीक है, आगे है दूसरा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा की बात करें तो उसमें आग भी है, बाढ़ भी है, सूखा भी है। इसका मतलब इसमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में मठों और बिहारों का में शिक्षा जो मिलता था वो कौन सी भाषा में दी जाती थी? फारसी में, अंग्रेजी में, अरबी में या फिर पाली में? तो जवाब होगा पाली भाषा में। ठीक है, आगे है, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? कैंसर रोग जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मिता प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियोधर्मिता प्रदूषण। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रेक्षण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है? रुचि का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का या फिर उपलब्धि का? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका व्यक्तित्व का। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पांचों का। जब आप पीडीएफ पाएंगे तो उसे आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 10 शब्दों में आंसर देना होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। जैसे राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो ये निश्चित है। ठीक है, ऐसे ही मुस्लिम काल में शिक्षा प्रारंभ किस संस्कार से होता था? ठीक है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखना है, किसी भी एक परिभाषा को लिखना है, बुद्धि लब्धि का सूत्र देना है। और फिर उसके बाद है 6वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पुणे में सन 1916 में किसने किया था? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और बन जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पुणे में हुई थी। कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। अब जो जानने वाले हैं वो किसने की थी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर देखिए, तो उत्तर में पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना 1989 में हुई थी। 1989 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कर दिया गया है, यानी ओपन स्कूल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा एक ट्रिक लगा लेंगे यहाँ पे, ये डेट है तो थोड़ा सा डेट याद नहीं होता जल्दी। देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि उन्हीं लोगों ने आपको अठन्नी दी है। क्या दी है? अठन्नी दी है। तो उन्हीं लोगों ने आपको क्या दी है? अठन्नी दी है। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, उन्हीं लोगों मतलब उन्हीं, यानी 19 और अठन्नी मतलब 8 9। ठीक है, 8 9, तो 1900 क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगी। तो 1989 में क्या हुआ था? ओपन स्कूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे, अच्छे से तैयार रहेगा। अगला है, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। यह संस्कार बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा शुरू करने के लिए किया जाता था। तो बस आप इतना लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था। ठीक है, आगे है, सीखने की कोई परिभाषा लिखनी है। तो सीखने की परिभाषा में देखिए, जन्म से मृत्यु तक अधिगम करना सीखना कहलाता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद मृत्यु तक कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में सीखता रहता है, और उसी को सीखना कहा जाता है या अधिगम कहा जाता है। आपको बता दें कि अगर सीखने की जगह अधिगम पूछ ले तब भी राइट आंसर यही होगा।
आइए एक परिभाषा लिखते हैं किसी के अनुसार। तो यहाँ पे दो परिभाषा है, दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगेगा, तैयार रहेगा, आप उसे लिख सकते हैं। पहला है यहाँ पे स्किनर के अनुसार। स्किनर ने कहा है कि सीखना वह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और अभ्यास में परिणाम स्वरूप होता है। कहने का मतलब यह है कि सीखना एक प्रक्रिया है। जब कोई आप काम करते हैं तो सीखते हैं, यानी आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और अनुभव और आपका जो अभ्यास होता है उसमें भी कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलता है। सिंपल भाषा में कहा जाए, जब कोई चीज़ हम सीख जाते हैं तो हमारे व्यवहार में, हमारे जो है अभ्यास में, हमारे अनुभव में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वही परिवर्तन सीखना कहलाता है। ठीक है। क्रो एंड क्रो ने कहा है, क्रो एंड क्रो ये दोनों पति पत्नी का नाम है, क्रो एंड क्रो। ठीक है। तो उन्होंने भी परिभाषित किया है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। कहने का मतलब ये है, अगर इसको एक लाइन में समझना तो बस आप इतना समझ जाइए कि अगर ज़िंदगी के मतलब इंसान की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, तो बदलाव वो सीखने के माध्यम से होता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अनुभव और उसके आधार पर व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आगे है बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है IQ लेवल, तो यहाँ पे देखिए, मानसिक वायु बटे वास्तविक वायु गुणे 100, इस प्रकार से इसको जो है करते हैं। मान लीजिए मानसिक आयु 100 है, ठीक है, मानसिक आयु 100 है और वास्तविक आयु 100 है, तो इस प्रकार से गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों कट जाएगा, बचेगा 100। तो यहाँ पे 100 क्या हो जाएगी, IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डी के कर्वे ने 1916 में पुणे में प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे डी कर्वे ने की थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए दी ऐसे पढ़िए, दी। ठीक है, दीदी कमुआ करबे, ऐसे दीदी कमुआ करबे, तो कार्बे हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, दीदी कॉर्बे। तो यहाँ पे डी के कॉर्बे 1916। ठीक है, चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे है अति लघुत्तरीय प्रश्न, 4 नंबर मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 25 शब्दों में आंसर देना होगा। 25 शब्दों का मतलब कि 5 से 6 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको जो है एक पेज में, ठीक है, एक पेज में केवल 2 ही क्वेश्चन करेंगे, एक पेज में केवल 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा थोड़ा सा लंबा लिख रहे हैं तो आप एक पेज में कर दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ को स्पष्ट कीजिए और उपलब्धि परीक्षण क्या है संक्षेप में लिखिए। परीक्षण के लक्षण क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और फिर जैसे क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है, सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें वह तनाव का सामना कर सके, प्रभावी ढंग से सोच सके, निर्णय ले सके और जीवन की चुनौतियों को संतुलित कर उसे संभाल सके। कहने का मतलब क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब जब आपका दिमाग ठीक होगा, आपकी बुद्धि ठीक होगी, तो आप भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से पूरे तरह से आप जो है काम कर सकते हैं, तनाव को जो है सामना कर सकते हैं। ठीक है, जो भी समस्या आती है उस समस्या का समाधान कर सकते हैं सिंपल वर्ड में। तो मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी होता है। तो इसको अपने सेंटेंस में समझ के आप लिख सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट पर, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि यानी अचीवमेंट की टेस्ट की बात करें तो देखिए, वह परीक्षण है जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट विषयों या कौशल में प्राप्ति की गई योग्यता को मापता है। यह शैक्षिक परीक्षाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा। उपलब्धि परीक्षा का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, जब आपका बोर्ड परीक्षा जो हो रहा है, इस बोर्ड परीक्षा में जब आपका रिजल्ट आएगा, बोर्ड परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको जो उपलब्धि मिलेगी उसकी आपको परीक्षण की जाती है, जाँच की जाती है। जैसे अगर कोई टॉपर बन गया तो मीडिया वाले आएंगे, आपकी जाँच करेंगे कि भाई आपने कैसे टॉपर बने हैं, कैसे कॉपी लिखे थे, कुछ सवाल करेंगे तो आपका परीक्षण करेंगे, जाँच करेंगे कैसे आपको उपलब्धि मिली है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना है, आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रेरणा के लक्षण क्या है। प्रेरणा के लक्षण क्या है इसके बारे में तो देखिए, एक आंतरिक शक्ति है। प्रेरणा क्या है, एक मोटिवेशन है, अंदर से इंसान को लगता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये दुनिया में अपना नाम कमा सकता हूँ। तो आंतरिक शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो व्यक्ति के आंतरिक अंदर से जो है पैदा होती है और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखा कि
आप जो है दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। तो अगर आपने जो मोटिवेशन सुना है, उसको देखकर अंदर से जो आपकी एनर्जी उत्पन्न आई है कि मैं भी करूँगा, मैं भी टॉपर बनूँगा, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेरणा यानी आपके अंदर मोटिवेशन आया है। तो जो आपके अंदर से एक एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी को प्रेरणा का लक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करने को शामिल होता है, यानी जो लक्ष्य होता है, जो आपका टारगेट होता है, उस टारगेट को पाने के लिए आप मेहनत करते हैं और टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा जी जान लगाते हैं। कैसे आता है ये सब? प्रेरणा के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा, ठीक है। प्रेरणा व्यक्तिगत और बाहरी दोनों प्रकार से हो सकती है। कुछ लोग जब आपको मोटिवेट करते हैं तो बाहरी हो जाएगा, और खुद की जब अपनी अपने अंदर कुछ उत्तेजना हो, कुछ ऐसी शक्ति एनर्जी रिलीज हो जिससे हम कुछ करने को तैयार हो जाएं, तो वो आपके आंतरिक भाव में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यवहार और ऊर्जा सक्रिय लाती है, यानी जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होती है, आपके व्यवहार में ऊर्जा में परिवर्तन लाती है, आपको सक्रिय बनाती है। इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान यानी मानसिक स्वास्थ्य मतलब आपका दिमाग बुद्धि सब कुछ ठीक होगा, तो उससे संबंधित क्या क्या उद्देश्य है उसके बारे में लिखना है। पहला पॉइंट, व्यक्ति में तनाव और चिंता कम किया जा सकता है इस विज्ञान के द्वारा, ठीक है। आगे है, भावनात्मक संतुलन जो है बनाए रखना, यानी कोई भी तनावग्रस्त या फिर कोई भी टेंशन वगैरह ना हो और कोई भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो, इसके लिए संतुलन बनाए रखना होता है इस विज्ञान के द्वारा। अगला है, आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना या बढ़ाना। कहने का मतलब ये है कि आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान का मतलब ये है कि जब आपकी मानसिक स्थिति सही होगी तो खुद का आप सम्मान करेंगे और खुद स्वीकार करेंगे। जो भी गलतियां होंगी, जो भी अच्छाइयां होंगी, आप उसे स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे है, सामाजिक रूप से सकारात्मक संबंध स्थापित करना। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपकी मानसिक स्थिति ठीक है, तो आप सकारात्मक संबंध जो है समाज में स्थापित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, मानसिक विकारों को पहचान करना और उनका समाधान करना। यानी इस विज्ञान के तहत विकार मतलब जो कमजोरी है, जो बुराई है, जो बीमारी है, उसको पहचानना, उसका समाधान करना, इसके तहत जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगला है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या होता है? तो देखिए, बुद्धि और ज्ञान में अंतर यानी इंटेलिजेंस एंड नॉलेज के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे, ये समस्याओं को हल करने की क्षमता है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि से हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। और ज्ञान क्या होता है? यह जानकारी और तथ्यों का संग्रह होता है। जैसे आपको शिक्षा शास्त्र में बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान का मतलब क्या? आपको जानकारी है, उसके तथ्य के बारे में आपको पता है। लेकिन बुद्धि का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी समस्या आती है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो उसे बनाकर कैसे लिखें, उन समस्याओं का हल बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। तो यही अंतर है इसमें, ठीक है। आगे है, बुद्धि जन्मजात और मानसिक क्षमता है, और जो ज्ञान होता है ये अनुभव और अध्ययन से अर्जित किया जाता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, यह नवाचार और तर्क पर आधारित होता है। नवाचार मतलब नई नई चीज़ें सीखना, ये बुद्धि के द्वारा होता है। याद रखने और समझने की संबंधित जो है ज्ञान पर आधारित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर गणित के कठिन समस्याओं को हल करना है तो ये बुद्धि के द्वारा हो सकता है, और अगर इतिहास की घटनाओं को जानना है तो हमें जानने के लिए हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे। इस प्रकार से अंतर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर है, सीखने में प्रभाव के नियम को बताना है। तो सीखने में प्रभाव का नियम क्या है? तो देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार लिखेंगे, यदि किसी व्यवहार का परिणाम सुखद होता है तो वह व्यवहार भविष्य में दोहराया जाता है। यानी अगर आपको कोई लगता है कि यार मुझे बहुत अच्छा ये काम मेरे लिए, मुझे बहुत आनंद आता है और मैंने पिछले सालों में इसे किया था, मैं भी इसे काम करूँगा, तो वो सुखद आपको भविष्य में दोहराया जाता है। यदि परिणाम अप्रिय होता है तो व्यवहार कम हो जाता है। अप्रिय मतलब पसंद नहीं होता, तो आगे वो दोहराया नहीं जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यदि कोई छात्र मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करता है तो वह आगे भी मेहनत करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई सवाल लगा रहे हैं, सवाल लगाते हैं, जब मान लीजिए पहला सवाल सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तो तीसरा सवाल लगाने में आपका मन लगेगा। लेकिन अगर पहले ही गलत हो गया तो दिमाग खराब हो जाती है। तो वही चीज़ है, अगर बच्चे मेहनत करते हैं और उसे अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो आगे और भी मेहनत करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को झूठ बोलने पर दंड मिलता है तो वह भविष्य में झूठ बोलना से बचेगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से समझ सकते हैं। यदि नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड की भूमिका दर्शाता है तो ये जो है पॉइंट लिख सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड दोनों शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद आपका शुरुआत होगी यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 6 प्रश्न पूछे जिसमें जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। 50 शब्दों का मतलब ये है कि आप इस पूरे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को 1 से 1.5 पेज में आंसर को लिखेंगे, ठीक है। 1 पेज में तो कम से कम लिखेंगे अगर लिखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो ठीक है, और पूरा नंबर पाना चाहते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए उत्तर पर नजर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है कि एनी बेसेंट के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा को समझते हैं, इनकी विधियों को समझते हैं। तो एनी बेसेंट का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होना चाहिए, यानी व्यक्तित्व जो संपूर्ण विकास है उसमें सहायक होना चाहिए, शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए। लेकिन आज के दिन में शिक्षा ऐसी मिलती कहाँ है। उन्होंने शिक्षा का जो है, शिक्षा जो पद्धति है, यानी टीचिंग की जो विधियाँ हैं उस पर जोर दिया है और बताने का प्रयास किया है। पहला, अनुभव आधारित शिक्षा, यानी सीखने को व्यवहारिक बनाया जाए, यानी जो सीखते हैं हम उसे ऐसा जो है बनाया जाए ताकि जो है लोग आसानी से सीख पाएँ। लोग रटवाते हैं, लेकिन रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो लोग काम क्या करते हैं आज की डेट में, आज के डेट में रटवाने काम करते हैं। तो यहाँ पे रटना नहीं है बल्कि समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देना। स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देने का मतलब है कि छात्रों को विचार करने, अपनी राय बनाने का अवसर देना चाहिए। जैसे कि पहले बच्चों को सवाल करना चाहिए कि बच्चे उसका जवाब दें, कुछ ना कुछ उससे तर्क दे अपना, ताकि जो है उसे समाधान आसानी से किया जा सके। ठीक है, आगे है मूल्यपरक शिक्षा, यानी नैतिकता, सत्य और न्याय को शिक्षा में शामिल करना। ये सब जो है मूल्यपरक शिक्षा के अंतर्गत आता है। आगे है, नेक्स्ट है सहभागी शिक्षण विधि। सहभागी शिक्षण विधि का मतलब कोई छात्र शिक्षक के बीच संवाद होना चाहिए और चर्चा प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई टॉपिक है तो छात्र को जो है टीचर से पूछना चाहिए कि सर इसका आंसर क्या होगा, और फिर टीचर को बताना चाहिए कि इसका आंसर सही तरीके से कैसे आप लिख सकते हैं। तो ये छात्र और शिक्षक का सम्मान अच्छी तरीके से होना चाहिए। संवाद मतलब बातचीत करना। ठीक है, आगे है व्यक्तित्व शिक्षा, यानी प्रत्येक छात्र की योग्यता के अनुसार शिक्षण जो है प्रदान करना चाहिए। अगर वो जो है प्राइमरी के बच्चे हैं तो प्राइमरी के हिसाब से उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और वो जूनियर के हैं तो जूनियर के, इंटर के बच्चे हैं तो इंटर के हिसाब से उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, आगे है पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को खतरा हो सकता है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, बहुत सिंपल है, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो न केवल प्रकृति बल्कि मानव जीवन के लिए खतरा भी बनता जा रहा है। वायु, जल, मृदा, ध्वनि प्रदूषण, स्वास्थ्य और कृषि, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पूरा तरह से जो है मानव और प्रकृति दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसमें वायु प्रदूषण द्वारा स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो देखिए इसके बारे में लिखेंगे। फैक्ट्रियों, वाहनों और पराली मतलब जो धान की पराली होती है, जो गेहूं की, उसको जला देते हैं खेत में, वही होता है पराली। ठीक है, जलाने में हवा जहरीली गैसें घुल रही हैं, जिससे फेफड़ों के रोग, दमा यानी अस्थमा, हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर बात करें उदाहरण के तौर पे, दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वहाँ पे जो पराली लोग जलाते हैं हरियाणा और पश्चिमी यूपी में, उसका असर दिल्ली में भी पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या वहाँ पे होती है। ठीक है, आगे पॉइंट है जल प्रदूषण द्वारा जो प्रभाव पड़ते हैं उसमें बताना है। नदियों, झीलों में कारखानों के रासायनिक कचरा और प्लास्टिक फेंकने से पानी दूषित हो जाता है। इसमें डायरिया, हैजा, त्वचा रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो गंगा यमुना के पानी कई जगहों पर इतना दूषित हो जाता है कि वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, आगे है मृदा प्रदूषण द्वारा कृषि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो देखिए किसानों द्वारा अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है मिट्टी की गुणवत्ता को खराब हो रही है, जिससे फसल उत्पादन कम हो रही है। उदाहरण के तौर पे बात करें पंजाब, हरियाणा में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो है होती जा रही है और बंजर जो है भूमि बनती जा रही है। यूपी में भी इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है। वहीं बात करें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल मतलब होता है भूमंडल, ठीक है, भूमंडल होता है, और वार मतलब क्या होता है, वार मतलब होता है गर्म होना। ठीक है, गर्म होता है, और वार्मिंग लिखा है यानी आईएनजी जुड़ चुका है, तो यहाँ पे गर्म हो रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी जो गर्म हो रही है उससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले गैस से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, जिसमें गर्मी बढ़ रही है यानी तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें भारत में 2023 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, जिससे हीट वेव के कई कारणों मृत्यु भी हुई है 2023 में, और 2025 में भी आप देख पाएंगे कि अभी से ही गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आगे चलकर। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज के दिन में डीजे सबसे बड़ा इसका जो है कारण माना जाता है। तेज हॉर्न, लाउड स्पीकर, मशीनों की आवाज़ से मानसिक तनाव और नींद में कमी, उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर बात करें शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण जो है कांचित
चिड़चिड़े हो जाते हैं और मानसिक परेशानी जो है बढ़ जाती है। निष्कर्ष में 2 पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन और प्रकृति दोनों के लिए खतरनाक बन गया है। इसे रोकने के लिए पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग जो है कम करना चाहिए, वाहनों को सीमित उपयोग करना चाहिए और कारखानों में कचरों से सही तरीके से नष्ट करना जरूरी होता है। अगर समय रहते ही हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो भविष्य में मानव जीवन के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियाँ क्या हैं? अभी हम लोगों ने एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षण विधियाँ देखे थे। अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, देखते हैं। तो उसमें देखिए, महात्मा गांधी ने नई तालीम की अवधारणा दी है जो निम्नलिखित शिक्षण विधियों पर आधारित है। आइए देखते हैं। पहला है श्रम आधारित शिक्षा। श्रम आधारित शिक्षा का मतलब हस्तशिल्प, कृषि, कुटीर उद्योग को शिक्षा का जो है हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे बच्चे सीखें और जो ज़मीनी जो चीज़ें हैं जैसे कृषि, कुटीर उद्योग, इन सब से जुड़ाव हो, लगाव हो, उसको समझने का प्रयास करें। दूसरा है मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा का मतलब ये कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना ताकि वे बेहतर चीज़ें समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए अगर जो है यहाँ पे कोई उर्दू, फारसी, संस्कृत में आपको पढ़ाए तो आपको हो सकता है पल्ले ना पड़े, है ना, यानी आपको कोई दिखाई मतलब समझ में ना आए। तो आपको क्या होगा कि मातृभाषा में, आपकी अपनी ही भाषा में अगर समझाया जाए तो चीज़ें आसानी से बच्चे समझ पाते हैं। अगला है अनुभव जन्य शिक्षण। इसका मतलब क्या होता है? सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देना चाहिए। अनुभव जन्य मतलब क्या होता है कि आपको जो अनुभव है, जो आपने सीखा अपने लाइफ में, उससे व्यवहारिक जो भी समाज में है उससे संबंधित बच्चों को रिलेट करके पढ़ाया जाए, समझाया जाए ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ पाएँ। अगला है सामूहिक शिक्षा, यानी सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो है बच्चे जो उनकी नैतिकता है, जो समाज में आचरण व्यवहार है, वो सब भूल जा रहे हैं बच्चे, तो इस प्रकार से जो है उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वावलंबी शिक्षा। स्वावलंबी शिक्षा का मतलब कि छात्र अपने श्रम से अपने शिक्षण संस्थानों को संचालन करें और अपने आप में जो है उसको समझे, जो है सीखने का प्रयास करें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नारी शिक्षा की समस्याओं में इन्होंने बाधा जो है कुछ कहा है। तो देखिए, नारी शिक्षा में क्वेश्चन अगला है, नारी शिक्षा के बारे में बात करना है। तो देखिए, सामाजिक बाधा। पहली बाधा सामाजिक बाधा, रूढ़िवादी सोच और लैंगिक भेदभाव। रूढ़िवादी सोच का मतलब पुरानी परंपराओं के लोग सोच वाले हैं कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या किया जाएगा, तो ये पुरानी सोच वाले होते हैं। और लैंगिक भेदभाव यानी बॉय जो होते हैं उनको ज़्यादा पढ़ाने का जोर दिया जाता है, गर्ल्स को पढ़ाने पर जोर कम दिया जाता है, तो ये भी भेदभाव होता है। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं मतलब ये कि गरीब परिवारों में लड़कियों की शिक्षा प्राथमिकता नहीं होती है और फिर के बाद उनको जो उम्र हो जाती है थोड़ी सी तो उनकी शादी कर दी जाती है, फिर इसके बाद जो है अन्य समस्याएं आगे उत्पन्न होने लगती हैं। बात करते हैं अगला पॉइंट, सुरक्षा की चिंता, यानी लड़कियों के लिए सुरक्षा का वातावरण का अभाव देखने को मिलता है। आज भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जो है लड़कियों के साथ में ऐसे दुर्व्यवहार होते रहते हैं। नेक्स्ट है कमज़ोर बुनियादी ढांचा। ग्रामीण क्षेत्र में उचित विद्यालयों की कमी देखने को मिलती है और फिर इसके बाद जो है आपको आगे शिक्षा नहीं मिल पाती, यानी नारी को शिक्षा आगे नहीं मिल पाती है, फिर आगे समस्या का कारण बनता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि परिवार की प्राथमिकता, बेटियों की शिक्षा में अधिक घरेलू कार्यों में लगाने में प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं कि वो घर का काम करेगी, पढ़ लिख के क्या करेगी, ऐसा लोग सोचते हैं। नेक्स्ट है कम शिक्षित महिलाएं। माता पिता की कमी शिक्षा के कारण सबसे बड़ा माना जाता है और उसमें लड़कियों की भी शिक्षा में रुचि कम हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आगे है नेक्स्ट, वृद्धि की 6 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है वृद्धि की 6 विशेषताएं। तो देखिए, पहला है क्रमिक प्रक्रिया। वृद्धि धीरे धीरे होती है, एक साथ नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। अगर इंसान बढ़ता है तो एक साथ पैदा होकर तुरंत बढ़ नहीं जाता है, वो धीरे 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 करके फिर इसके बाद जो है एक ऐसी अवस्था आती है कि वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अगला है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव का मतलब होता ये है कि ग्राफ जो होता है ऐसे उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, ऐसे उतार चढ़ाव होता रहता है, यानी वृद्धि हमेशा एक समान नहीं होती, कभी तेज होती कभी धीमी होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब ये कि हर व्यक्ति की वृद्धि दर अलग अलग होती है और उसमें जो भी मानसिक शारीरिक विकास होता है वो भी अलग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव, यानी वृद्धि जैविक और पर्यावरणीय दोनों कारकों को जो है निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप अच्छे वातावरण में रहते हैं तो वहाँ पे आपकी अच्छी मानसिक विकास होगी, अच्छे शारीरिक विकास होगा। अगर गंदी वातावरण में रहते हैं तो वैसे ही विकास होगा जहाँ का जैसा वातावरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संगठित विकास। संगठित विकास का मतलब ये है कि शरीर और मानसिक विकास में आपस में जुड़े होते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं शरीर मानसिक रूप से, ताकि जो है वो संगठित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट क्रम। विशिष्ट क्रम का मतलब ये होता है कि वृद्धि हमेशा एक निश्चित क्रम में होती
होती है, जैसे कि पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़, फिर अंगों का विकास होता है। आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो सीखने की प्रक्रिया में देखिए पहला है बुद्धि स्तर पर सीखना, यानी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जल्दी सीख जाते हैं, ये पहला पॉइंट है, जेन्युइन तरीका है। नेक्स्ट है रुचि और अभिरुचि। रुचि और अभिरुचि का मतलब ये है कि व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को जल्दी सीखते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। जैसे लोग जो है सोशल मीडिया पे आज के दिन में बिजी हैं, तो उनमें उनकी रुचि है, सोशल मीडिया पे रील्स बनाने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो ज़्यादा सीखते हैं उसके बारे में। ठीक है, आगे है मनोवैज्ञानिक स्थिति, तनाव, चिंता, आत्मविश्वास, सीखने की कोई जो है प्रभाव पड़ती है नहीं। जैसे इंसान तनावग्रस्त है, चिंता में है, आत्मविश्वास नहीं है, तो क्या सीख पाएगा? वो कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। आगे है पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, यानी अनुकूल वातावरण सीखने के लिए आसान बनाती हैं। कहते हैं सुबह का मौसम अनुकूल होता है तो उस टाइम पे पढ़ना चाहिए। तो जैसा आप जिस वातावरण में रहते हैं वैसा ही आप उस वातावरण में वैसे ही सीख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। प्रभावी शिक्षण तकनीकी सीखने को गति जो है तेज करती है। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले होते हैं तो सिर्फ रटवा देते हैं, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, लेकिन अगर चीज़ों तरीके से समझाया जाए उसे तो बच्चे उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगते हैं और पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास और पुनरावृत्ति। अभ्यास और पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराने से सीखने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रुचि और सीखने में रुचि का क्या महत्व है? रुचि और सीखने में रुचि का क्या महत्व है ये बताना है। तो बात करते हैं रुचि के बारे में। ठीक है, देखिए रुचि एक किसी कार्य या विषय में स्वाभाविक झुकाव और आनंद की भावना को दर्शाती है। रुचि क्या है? एक इंटरेस्ट है कि आपको किसमें ज़्यादा मजा आ रहा है, कितने ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, वह व्यक्ति को उसके कार्य में संलग्न रखने और गहराई से सीखने को प्रेरित करती है। तो रुचि इंटरेस्ट है जो सीखने का प्रयास करती है, मतलब सीखने में उसको मदद करती है। ठीक है, अगर रुचि नहीं रहेगी तो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सीखने में रुचि का महत्व। तो सक्रिय भागीदारी, पहला ये है कि रुचि होने पर छात्र अधिक ध्यान और उत्साह से सीखते हैं, यानी सक्रिय भागीदारी उनकी होती, एक्टिव होते हैं वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है याद रखने की क्षमता बढ़ती है। रुचिकर विषयों को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। जैसे कि 5 विषय हैं, 5 विषय में आपका एक सबसे फेवरेट होता है, सबसे फेवरेट ज़्यादा होता है, तो जो फेवरेट ज़्यादा होता है उसी को बार बार पढ़ते हैं और वही याद ज़्यादा होता है। जो कमज़ोर होता है, इसमें से 5 विषय में से एक कमज़ोर भी होता है, उसको लोग कम दोहराते हैं तो उसमें कम रुचि हो पाती है, कम उसमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आगे है रचनात्मक विकास। रचनात्मक विकास का मतलब ये कि रुचि से व्यक्ति नए विचार और समाधान खोजते हैं। इंटरेस्ट रहेगा तो नए नए विचार आते रहते हैं। अगला है उच्च प्रेरणा। जब व्यक्ति किसी विषय के बारे में रुचि लेता है तो वह स्वयं सीखने का पहल करता है और उसे सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे है आत्मनिर्भरता। आपके अंदर आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी रुचि के कारण लोग जो है व्यक्ति आत्मशिक्षा यानी सेल्फ लर्निंग की ओर बढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में आज की डेट में पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी भी करते हैं। अगला है सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं, यानी रुचि होने पर व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करता है और अधिक सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर का 250 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 2.5 पेज में आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि वैदिक और बौद्धिक काल की शिक्षा की तुलना कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताओं की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा का केंद्र, इस प्रकार से। ठीक है, आगे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण में जो है इसके कारण बताना है, इसकी सूची बनाना है और जो है रोकने के उपाय बताने हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा, जिससे 20 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें चाहे आप ये करिए चाहे अथवा करके जो ये दिया रहता है चाहे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, चाहे आप ये करिए चाहे आप ये कर सकते हैं। मैं पूरा बता दूंगा ताकि आप इसे आसानी से रिवाइज कर सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने 19 लॉन्ग क्वेश्चन का। वैदिक और बौद्ध काल की शिक्षा के बारे में तुलना करना है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा परिचय के बारे में। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। वैदिक शिक्षा प्रणाली धार्मिक आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित थी, जबकि बौद्ध शिक्षा अधिक व्यवहारिक थी, नैतिकता पर केंद्रित थी और दोनों शिक्षण प्रणालियों में कई समानताएं और भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आइए निम्न बिंदुओं के आधार पर इन्हें समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है इसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था। तो शिक्षा का उद्देश्य जो वैदिक
वैदिक शिक्षा होती थी इसमें आत्मज्ञान, मोक्ष प्राप्ति, धार्मिक अनुष्ठान, चरित्र पर विकास दिया जाता था। और बौद्ध शिक्षा में बात करें तो नैतिकता, अहिंसा, समाज सुधार, ज्ञान प्राप्ति और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ये शिक्षा का उद्देश्य होता था। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस कैसा होता था, पाठ्यक्रम कैसा होता था, तो वैदिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम होता था वेद के आधार पर, उपनिषद के आधार पर, ज्योतिष, व्याकरण, यज्ञ विधियां द्वारा जो है धर्मशास्त्र द्वारा उनको जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। वही बौद्ध शिक्षा की बात करें तो उसमें त्रिपीटक है, जिसमें सुत्त पीटक, विनय पीटक, धम्म पीटक है, इस प्रकार से है। ठीक है, पाली साहित्य, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, धम्म शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, आगे इसमें है शिक्षा का केंद्र कैसे होता था, तो वैदिक शिक्षा में देखिए गुरुकुल की प्रणाली होती थी, इसमें गुरु की आश्रम में शिक्षा दी जाती थी और इस प्रकार से शिक्षा वैदिक काल में चलती थी। बुद्ध शिक्षा की बात करें तो यहाँ बौद्ध मठ होते थे, विहार होते थे, ये प्रमुख शिक्षण संस्थान माने जाते थे। ठीक है, आगे बात करें शिक्षा की भाषा कैसी होती थी, तो इसमें शिक्षा की भाषा जो वैदिक शिक्षा थी इसमें संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी और बौद्ध शिक्षा पाली और प्राकृत भाषा में जो है इनका प्रयोग किया जाता था, जिसमें आम जनता भी शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, अथवा करके जो प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा की तुलना करना है, तो आइए इनका जो है तुलना करते हैं। तो देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा प्रणालियों के समय के अनुसार बात करें तो ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली धार्मिक दार्शनिक विचारों पर आधारित थी, जबकि मध्यकालीन शिक्षा इस्लामिक प्रभाव पर अधिक देखने को मिलती थी। तो यहाँ जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में देखा जाए तो उसमें जो है वो धार्मिक दार्शनिक पर आधारित थी और जो मध्यकालीन थी उन्हीं मध्यकालीन यानी इस्लामिक काल में इसको देखें मतलब इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर बात करें शिक्षा का उद्देश्य, तो पहला पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य में क्या क्या होता था। प्राचीन शिक्षा में बात करें तो उसमें आत्मज्ञान, धार्मिक ज्ञान, सामाजिक कल्याण देखने को मिलता था इसमें। ठीक है, और मध्यकाल में बात करें उसमें धार्मिक विस्तार, प्रशासन के होता है, इस्लामिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, इस प्रकार के शिक्षा का उद्देश्य माना जाता था। अगर इसमें पाठ्यक्रम की बात करें उसमें देखिए प्राचीन शिक्षा जो होती थी वेद, उपनिषद, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन आदि के द्वारा किया जाता था और मध्यकाल में अरबी, फारसी, ज्योतिष, दर्शन, इस्लामिक कानून और साहित्य आदि के बारे में बताया जाता था। शिक्षा के केंद्र की बात करें तो इसमें देखिए प्राचीन शिक्षा में गुरुकुल विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस प्रकार से देखने को मिलता था। और मध्यकालीन जो शिक्षा होता था जैसे मदरसे हैं, मकतब हैं, सूफी खानकाहें हैं, इस प्रकार से जो है शिक्षा के माध्यम यहाँ पे होते थे। वहीं बात करें शिक्षण पद्धति की तो उसमें देखिए शिक्षा जो होती थी प्राचीन शिक्षा, इसमें मौखिक शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा और ध्यान साधना होता था। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें उसमें लिखित शिक्षा, तर्क वितर्क, धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था ये। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है शिक्षा की भाषा क्या होती थी, तो प्राचीन शिक्षा संस्कृत, पाली, प्राकृत में होती थी और मध्यकालीन अरबी, फारसी, संस्कृत में जो है कराई जाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारक और उनके रोकथाम के बारे में बताना है। तो हेडिंग बन जाएगा आपका पर्यावरण प्रदूषण के कारक। तो पहला कारक देखिए औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब कूड़ा करकट जो कचरा होता है, कारखानों से निकलने वाले रसायन, गैसें जलवायु प्रदूषण को जो है एक कारण मानी जाती हैं। वाहनों से उत्सर्जन का मतलब है कि पेट्रोल डीजल वाहनों से निकलने वाले गैस वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। वनों की कटाई में कारण सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जंगलों की जो है कम होने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और भूक्षरण भी हो रहा है, नहीं भूमि का कटाव भूक्षरण कहलाता है। कृषि रसायन की बात करें उसमें देखिए कीटनाशक और उर्वरकों से जल मृदा प्रदूषण होता है। वहीं बात करें अगला है घरेलू कचरा, तो प्लास्टिक, ई कचरा और गंदगी जल मृदा को प्रदूषित करते हैं। वहीं बात करें ध्वनि प्रदूषण में यातायात, मशीनों और पटाखों या जो डीजे वगैरह होता है ये सब ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। तो ये तो बात हो गई जो है इसके कारक, कौन कौन से कारक से जो है प्रदूषण फैलता है। अब इसके रोकने के उपाय हैं, तो रोकने के उपाय देखिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने से वायु जल प्रदूषण भी सुधार होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। आगे है इसमें नेक्स्ट है वाहनों की सीमित उपयोग, यानी जो वाहन होते हैं उनका सीमित उपयोग करना चाहिए। अगर उपयोग करना है तो इलेक्ट्रिक वाहन और साइकिल का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो इसमें जो कूड़ा कचरे होते हैं उनको जैविक और अजैविक कचरे होते हैं अलग अलग करना और पुनः चक्रण करना और उनको सही तरीके से मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना, ये व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है कृषि में
हमें जैविक विधियाँ यानी प्राकृतिक खादों और जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक जो है उसका उपयोग कम करना चाहिए। अगला है कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे सरकार को प्रदूषण नियंत्रण करने में मदद मिले और उसे नियमों को लागू करना चाहिए जिससे आसानी से उसका जो है समाधान किया जा सके। अथवा करके पूछेगा क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ क्या है, इसके कार्य को बताना है। तो देखिए इसमें आंसर लिखेंगे, हेडिंग बन जाएगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और इसके बारे में लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र होता है जो व्यक्ति मानसिक भावनात्मक सामाजिक कल्याण को और जो है जो उसकी क्षमता होती है उसको सुधारता है। बात करें यहाँ पे तो वह मनोवैज्ञानिक विकारों यानी विकारों मतलब जो कमजोरियाँ हैं जो बुराइयाँ हैं तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में संबंधित होता है। ठीक है, बात करें इसके कार्य कौन कौन से हैं तो कार्य में देखिए तनाव और चिंता को कम करता है स्वास्थ्य विज्ञान। तो मानसिक विकारों यानी जो बुराइयां हैं जो कमजोरियां हैं जो भी हो सके उसका जो है उपचार इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भावनात्मक संतुलन बनाए रखना यानी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है समाज में समायोजन। समाज में समायोजन का मतलब ये होता है कि लोगों को सकारात्मक और सकारात्मक संबंध स्थापित करने में जो है स्वास्थ्य विज्ञान सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पॉइंट यहाँ पे रहेगा मानसिक विकारों की पहचान और उन्हें उपचार करने से डिप्रेशन एग्जाइटी जो होती है और फिरनिया आदि की जो है अध्ययन करना और उनका जो है उपचार करना इसके अंतर्गत किया जाता है। रोजगार और उत्पादकता में सुधार यानी मानसिक रूप से स्वास्थ्य लोगों को अधिक कुशल और रचनात्मक बनाना, ये जो है इसका काम होता है। इस प्रकार से इसको आंसर को लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन के थॉर्नडाइक सीखने के मुख्य नियम क्या बताए हैं। तो देखिए थॉर्नडाइक ने कनेक्शनवाद सिद्धांत को दिया है, इसमें 3 प्रमुख नियम बताए हैं। तो पहला जो नियम है इनका है प्रभाव का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। बात करें जब कोई कार्य अच्छा परिणाम देता है तो उसे दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये पहला नियम हो जाएगा। दूसरा है इसमें जब कोई कार्य नकारात्मक परिणाम देता है तो वह धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला इसमें है अगर किसी छात्र परीक्षण में अच्छे अंक लाते हैं तो उसे आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरा इसमें जो अगला नियम है वह है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी कार्य को बार 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 करने से सीखने में मदद करता है। बार बार दोहराने से दिमाग में अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन पूरी तरह से फिक्स हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करें गणित के सवाल रोज अभ्यास करने से गणना में सुधार होता है और अभ्यास करने से आगे और अच्छी जो है जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तीसरा जो है वो तत्परता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है तत्परता का नियम। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति तभी अच्छी तरह से सीखता है जब वह मानसिक रूप से तैयार होता है, और जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं होता तो उसे सीखने में कठिनाई होती है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो उसमें छोटे बच्चे तब तक पढ़ना नहीं सीख सकते हैं जब तक वह मानसिक जो है क्षमता उनके अंदर विकसित ना हो जाए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अथवा करके क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण प्रदूषण उसके प्रकारों का वर्णन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार घुमा घुमा के पूछेगा। तो पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जब प्राकृतिक संसाधनों का जल वायु मृदा दूषित हो जाएं तो उसे हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं। मानव जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इनको देख लेते हैं। वैसे पहला है यहाँ पे वायु प्रदूषण, वाहनों फैक्ट्री और जलाने से जो पराली वगैरह जलाते हैं उसके वस्तु जलाने से निकलने जो हानिकारक गैसें हैं ये वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जल प्रदूषण की बात करें तो उसमें नदियों झीलों में कचरा जो होता है रासायनिक अपशिष्ट और प्लास्टिक डालने से जल दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण, यानी मृदा में अधिक कीटनाशक और प्लास्टिक कचरे जो अन्य जो है रासायनिक तत्व जो होते हैं वो मिल जाते हैं जिससे मिट्टी जो है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और मृदा प्रदूषण बढ़ जाती है। ठीक है, बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की, तो उसमें अत्यधिक जो है ट्रैफिक मशीनें पटाखे लाउड स्पीकर आदि जो है शोर जो है मानसिक तनाव को बढ़ाती हैं और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण, इसमें है परमाणु ऊर्जा संयंत्र और रेडियोधर्मी जो होते हैं इस कचरे से उत्पन्न जो विकिरण होते हैं ये भी कहीं कहीं इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, आगे इसमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि जो है पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो मानव जीवन और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। इसे रोकने के लिए सरकार उद्योग और नागरिकों को मिलकर आवश्यक जो है कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप इसे तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।